Sikhs have ensured protection for the poor and the women. So that's what the history is about. इस सिखों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी हिंदुस्तान में. Sikhism is relatively the best religion in my view. Ultimately हमको अपनी डेमोक्रेसी को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है. कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने सिखों के खिलाफ बहुत अत्याचार किया. तो डेमोक्रेसी तो हमें सामने दिख रहा है, फेलियर आ रहा है सामने. आजकल तो देखिए डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के इन्होंने कई हथकंडे अपना लिए हैं. ठोस सल्यूशन तो यही होता है कि भाई बहुत बड़ा उस पर मूवमेंट खड़ा हो कि हर एक जने को अपने आँख और कान खोल कर रखने चाहिए कि समाज में, देश में क्या हो रहा है. ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ. ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ. ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ. ਆਮ ਲੋਕ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕ, ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਵਕੀਲ ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ. ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? एक तो खैर ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई कानून का पालन हो जी और अराजकता ना हो जी. तो आज हम दो चीज़ें देख रहे हैं. एक तो कुछ कानून ही ऐसे बन गए हैं जो कि बिल्कुल गैर संवैधानिक हैं जी और जो बहुत अनफेयर हैं, ड्रैकोनियन जिनको कहते हैं. जैसे ये UAPA, PMLA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कानून ही बहुत ड्रैकोनियन है. नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसमें अब इन्होंने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है जी. UAPA में अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन इतनी वाइड कर दी है कि अगर आप सरकार को क्रिटिसाइज करें तो उसमें आपके खिलाफ टेररिस्ट ऑफेंस बना सकते हैं जी और उसमें बेल देने का प्रावधान इतना मुश्किल है, जैसा PMLA में भी है. कि नॉर्मल तो होता है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन. जी लेकिन इन दोनों कानून में ऐसा कर दिया गया है कि जैसे जेल इज़ द रूल, बेल इज़ द एक्सेप्शन. जी. तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल गलत गिरफ्तार करके रखा हुआ है इन दोनों कानून में और जिनको बेल भी नहीं मिल पा रही. जैसे ये दिल्ली राइट्स के उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा वगैरह बहुत सारे लोग हैं. और उसी तरह से भीमा कोरेगांव केस में बम्बई में बहुत सारे हमारे बहुत बढ़िया ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट उसमें गिरफ्तार हैं. तो एक तो कुछ कानूनी गड़बड़ है. दूसरी बात यह है कि ये सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास ही नहीं रखती, ये तो अराजकता ही फैलाना चाहती है. अगर आप मणिपुर में देखें क्या हुआ है तो उसमें तो एक टेप मिला जिसमें वहाँ का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह लोगों से बोस्ट कर रहा था कि मैंने लोगों को बंदूक सप्लाई करी अपनी आर्मरी से ही. अच्छा. मैंने उन लोगों को बचाया कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए जो लोग वहाँ हिंसा कर रहे थे, बंदूकें चला रहे थे, मोटर्स चला रहे थे, बम चला रहे थे. तो एक तरफ आप अपनी ही सरकारों के द्वारा
अराजकता होने देते हैं। जैसे अब ये बुलडोज़र वगैरह का जो इस्तेमाल है, ये भी एक तरह की अराजकता ही है कि भाई आप सरकार की तरफ से कुछ जो आप सोचते हैं कि हम जो चाहें कर लें जी। फिर रोड्स पर आप मॉब लिंचिंग होने देते हैं। अगर मुसलमानों की हो रही हैं, अगर ईसाइयों की हो रही है, अगर सिखों की हो रही है, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके खिलाफ अगर मॉब्स जो हैं जाकर उनको पकड़कर पीट रहे हैं, या दलितों को, वो पुलिस जो है वो ताकती रहती है जी। कुछ नहीं करती है। तो ये सरकार जो है दोनों चीज़ें कर रही है। कानून बहुत अनफेयर बना दिए हैं कई सारे, और उनको अनफेयर कर दिया गया है, और दूसरा वैसे भी अराजकता फैलवा रही है अपनी सरकारों के द्वारा कि हम जो चाहें कर सकते हैं, जिसको चाहें हम बंदूकें सप्लाई कर सकते हैं, और जिसको चाहें हम सड़कों पर मार सकते हैं और कोई उसका कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर आज वो नहीं है जो होना चाहिए। आपने कहा कि बेल इज लॉ एंड जेल इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन। तो पंजाब में इश्यूज हैं बंदी सिंहों का। अब जो रीसेंट है, सबसे रीसेंट जो सोनम वांगचुक का है, सितंबर 25 से पहले वो देश के लिए बहुत अच्छे एक नागरिक थे, एंड आफ्टर सितंबर 25 ही इज राइट नाउ अ सब्जेक्ट टू NSA। सो हाउ डू यू सी दिस कि ये चीज़ें तो काफ़ी समय से होती आ रही हैं, और NSA जो है वो 80s में 90s में और अलग अलग तरह से जो, तो सिविल सोसाइटी या बहुत सारे लोग जो हैं जो अब इसको गलत कह रहे हैं, तो ये तो होता आया है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, होता तो आया है। पहले टाडा था, उसका भी दुरुपयोग हुआ, कांग्रेस के समय भी हुआ, उनकी रेजीम के समय। उसी तरह से NSA का भी दुरुपयोग हुआ, और इमरजेंसी में तो खैर मीसा था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून, उसमें तो बहुत लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया जी। लेकिन ये सरकार जो कर रही है, ये तो बिल्कुल नॉर्मली जो लोग सरकार के खिलाफ दिखते हैं या जो अल्पसंख्यक, ये सरकार की पॉलिटिक्स जो है, बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है, हिंदू मुस्लिम को पोलराइज करने पर टिकी हुई है। तो उसका इस्तेमाल ये लोग हर तरह से कर रहे हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा करो कि मुसलमान लोग बड़े अराजक हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह वगैरह, उनको UAPA में गिरफ्तार करवा लो। जो एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट इनके खिलाफ कुछ बोलते हैं उनको भी UAPA में गिरफ्तार करवा लो या NSA में गिरफ्तार कर लो, जैसे सोनम वांगचुक को अब कर लिया जी। तो ये सरकार सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रही है जो इनके खिलाफ हैं या जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम्स वगैरह हैं। इनका पूरा नैरेटिव ही ये है कि भाई मुस्लिम्स जो हैं ये तो सब टेररिस्ट ही होते हैं। और जैसे 1980s में सिखों के लिए था कि भाई सिख जो हैं वो सारे टेररिस्ट ही होते हैं, ये एक आम उस समय था, किया गया। ठीक है। 1990s में एक चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुए हैं जसवंत सिंह खालड़ा, जिनकी अभी पंजाब 95 मूवी बनी और उसको सेंसर बोर्ड ने रोक दिया। अगर सोनम वांगचुक या आपके जैसे सभी ह्यूमन राइट्स के जो चैंपियंस हैं या सिविल सोसाइटी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो इन मैटर्स को अगर उसी वक्त ले लिया जाता और उसके अगेंस्ट कोई मास मूवमेंट खड़ा होता, तो शायद आज सिचुएशन बेटर होती, या आज कुछ ऐसा हो कि सब लोग एक आवाज़ में देश के लोग खड़े हों कि 4 बच्चे जो वहाँ पे मारे गए हैं, नौजवान जो कि बेसिकली निहत्थे थे और उनको गोली लगी और डेथ हुई ले में, तो ये सब चीज़ें शायद रुक सकती थी या बेहतर हो सकता था कुछ। थोड़ा मूवमेंट तो हुआ था, जैसे इमरजेंसी के बाद मीसा के खिलाफ, मीसा को रिपील कर दिया गया, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून जिसका दुरुपयोग इमरजेंसी में किया गया था। उसके बाद 44th अमेंडमेंट लाया गया जिससे कि इमरजेंसी आसानी से फिर से ना लगाई जा सके, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स ना सस्पेंड किए जा सकें। लेकिन उसके बाद भी फिर
टाडा का बहुत दुरुपयोग हुआ और सिखों के खिलाफ बहुत हुआ, और कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने सिखों के खिलाफ बहुत अत्याचार किया जी। उस समय भी वॉइसेस उठी थी, जैसे जसवंत सिंह खालरा भी थे और भी जो PUCL PUDR वगैरह जितने मानव अधिकार के संगठन थे वो इसके खिलाफ बोलते थे। लेकिन हाँ, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं खड़ा हो पाया जी। अगर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इसके खिलाफ खड़ा होता तो हो सकता है इनका दुरुपयोग जितना आज हो रहा है उतना ना हो पाता। लेकिन आज भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट इसके खिलाफ नहीं खड़ा हो पाया है। ये दुर्भाग्य की बात है। देश के जो अब नागरिक हैं, जो यंग लोग हैं, उनके लिए वो अपने आप को इस तरह के लॉ सिस्टम से किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, दो ही तरह के तरीके होते हैं। एक तो ये है कि आप कोर्ट में इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनको चैलेंज करें। हम लोगों ने UAPA को चैलेंज किया है, 2 प्रावधान जो डेफिनेशन है अनलॉफुल एक्टिविटी का और जो बेल का प्रोविज़न है। लेकिन वही है कि आजकल कोर्ट्स में पहली बात तो बहुत समय लगता है, दूसरी बात कोर्ट्स भी बहुत सरकार से स्वतंत्र नहीं रह गए हैं जी। और काफ़ी हद तक सरकार की इच्छाओं के साथ चलते हैं जी। सरकार की मंशा के साथ ही चलते हैं। हाँ, मैं आप सुन रहा था, आपने कहा था कि वो जो आपने UAPA के अगेंस्ट लगाया था वो द देन मास्टर ऑफ रोस्टर जो थे चीफ जस्टिस शायद चंद्रचूड़ जी, उन्होंने जो बेला त्रिवेदी के सामने तो भेज दिया। जी जी जी। तो हम लोग को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि बेला त्रिवेदी का हम लोगों को पता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, ना कभी उन्होंने कुछ किया था। तो अब वो विड्रॉन, उसका स्टेटस विड्रॉन है? नहीं, फिर उन्होंने बोला, हम लोग ने बोला था कि हाई कोर्ट में हम लोग उसको फाइल कर सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ फाइल किया था उन्होंने हाई कोर्ट में फाइल किया कि नहीं किया। अच्छा जी। आपने एक चीज़ बताई कि जो उमर खालिद हैं और जो सोनम वांगचुक हैं या इस तरह के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ अब NSA आ गया है, तो अब इनकी जो उमर खालिद के खिलाफ तो UAPA लगा है, UAPA लगा है और इनके खिलाफ NSA लगा है। NSA और UAPA में फ़र्क ये है, NSA प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून है। अच्छा। उसमें कोई आपको ये नहीं कहना होता कि इन्होंने ये अपराध किया है। UAPA में ये कहना होता है। अच्छा जी। उमर खालिद के खिलाफ ये बोला है कि इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी यहाँ पर दंगा करवाने की, जो अपराध है। NSA में सोनम वांगचुक के खिलाफ कोई अपराध नहीं बोला है, ये बोला है कि एप्रीहेंशन है कि अच्छा। अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो फिर और दंगे होंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस है, एक ऑफेंस होने के बाद का है, एक प्रिवेंटिव है कि ऑफेंस हो ही ना। पंजाब का एक मसला है जिसमें काफ़ी समय से लोग अनशन कर रहे हैं और वो है बंदी सिंघों का मसला। तो वो लोग हैं जिन्होंने अपना टर्म एज पर द गिवन जो जुडिशरी ने जो उनको सज़ा दी है वो कंप्लीट कर ली। तो उनका क्या प्रावधान है कि उनको किस तरह से, अनशन पे लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से? नहीं, तो कोर्ट में जाना चाहिए सीधा सीधा, तो बिल्कुल ही इलीगल है। अगर उनकी टर्म खत्म हो गई है तो उसके बाद उनको तुरंत रिलीज करना चाहिए। अगर सरकार रिलीज नहीं कर रही है तो बिल्कुल कोर्ट में तुरंत जाना चाहिए, हेबियस कॉर्पस फाइल करनी चाहिए। तो गलत तरीके से बंद किया हुआ है। अच्छा जी। तो ये जो गलत तरीके से बंद होते हैं, ये जितना कि जैसा सुनने में आता है, पंजाब में एक अभी रिसेंटली बाढ़ हुई तो एक आम आदमी पार्टी का ही विधेयक था, उसने अपनी सरकार के खिलाफ बोल दिया कि भाई हमारी सरकार को जिस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रही है। और इतना कहने पर ही उसका कोई बहुत पुराना कोई केस निकाल के और पुलिस उसके पीछे लग गई। तो उसका वीडियो आया था पीछे कि उसकी वाइफ कहीं पे है, वो खुद कहीं पे है और उसके पीछे पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है। तो अब इसको लॉ से कितना प्रोटेक्शन है, या क्या पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कोई स्यो मोटो लेके इसको इस तरह के लोगों को जो अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकते हैं? सो मोटो तो इंडिविजुअल केसेस में कोर्ट्स नॉर्मली नहीं लेते, क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई अगर वो आना चाहे तो वो आ सकता है कोर्ट। अगर वो आता है, अगर उसके पास कोई लीगल हेल्प नहीं है तो फिर हम लीगल एड प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन वो तो
कुछ इंडिकेशन दे कि वो कोर्ट आना चाहता है। देखिए कई बार लोग कोर्ट इसलिए भी नहीं जाना चाहते क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भाई कोर्ट में गए और केस खिलाफ हो गया, क्योंकि कई बार कोर्ट जो है सरकारों के इन्फ्लुएंस में काम करती हैं, तो फिर उससे जो आपका ग्राउंड में जो मूवमेंट है उसको सेटबैक हो जाएगा जी। इस वजह से कई बार लोग खुद कोर्ट नहीं जाना चाहते। तो इसलिए कोर्ट्स को भी ये लगता है, वैसे सुओ मोटो तो बहुत कम आजकल कोर्ट्स जो हैं बहुत कम केसेस में कुछ सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है, बहुत ही कम। ज़्यादातर तो लोगों को खुद कोर्ट मूव करना होता है तभी कुछ उसकी सुनवाई होती है। उसमें भी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें। हाँ हाँ, जज के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और कई बार तारीख पर तारीख पड़ती रहती है, फैसला ही नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जो अब आज की तारीख में सिचुएशन है वो तो समय के साथ कब बदलेगी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक मैंने सुना था कि एक लॉ होता है जिसमें व्हेन यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर प्रोटेक्शन और उसमें आपसे किसी को चोट भी लग जाती है या कोई हर्ट भी हो जाता है, तो बिकॉज सिंस यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता है। क्या इस तरह का कोई लॉ है, और अगर है तो उसका कितना यूजेस किया जा सकता है आज की तारीख में? नहीं, सेल्फ डिफेंस का तो डिफेंस होता ही है कि भाई आपने सेल्फ डिफेंस में ये किया, उसका कानून है बिल्कुल, उसको देखा जाता है। पर वही है ना कि हम देख रहे हैं कोर्ट्स में सब फैसले सही नहीं होते। कई बार इसलिए सही नहीं होते क्योंकि जज जो है नासमझ है, कई बार इसलिए नहीं होते कि जज बेईमान है, कई बार इसलिए भी नहीं होते कि अगर उसमें सरकार बहुत इंटरेस्टेड है तो जज जो है सरकार से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सिर्फ नासमझ और बेईमान के अलावा एक तीसरा फैक्टर जो है कि जो लेह के लोगों का अपनी धरती से, अपने पहाड़ों से, अपनी नदियों से जो प्रेम है, वो हो सकता है कि जो लेह कभी नहीं गए हैं या कहीं और रहते हैं उनको उस बारे में वो जानकारी या वो इमोशन उनका उस जगह के लिए ना हो। ये हर स्टेट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है क्योंकि जो जहाँ पे रहता है उस धरती से नेचुरली उसका एक इमोशनल, सो ह्यूमन बीइंग इज़ आल्सो अ इमोशनल बीइंग। एट द सेम टाइम जब हम कोर्ट में आते हैं या इस तरह के कानूनी कार्रवाई में उलझते हैं, जिस तरह की अब जो मिस्टर वांगचुक की वाइफ हैं वो अब वो जो लोनलीनेस और जो फियर उनके अंदर इंजेक्ट हुआ है इस चीज़ से, तो वो फील करते होंगे कि भाई हाउ पावरफुल इज द स्टेट। सो इसका कोई भी प्रोटेक्शन है ही नहीं, या इसका कोर्ट तो हम आपने अभी एग्री किया है कि वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नहीं, प्रोटेक्शन तो ज़्यादातर पब्लिक ओपिनियन होती है, पब्लिक मूवमेंट होता है। जैसे लद्दाख में भी बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक मूवमेंट है जो मांग सोनम वांगचुक कर रहे थे और उनकी रिहाई के लिए, उनके अरेस्ट के खिलाफ बहुत बड़ा लोकल मूवमेंट है। और इसी वजह से लद्दाख की एपेक्स बॉडी ने भी और कारगिल की एपेक्स बॉडी ने भी सरकार से बात करने के लिए मना कर दिया कि जब तक आप इनको छोड़ेंगे नहीं हम आपसे नहीं बात करेंगे जी। तो एक तो खैर और ठोस सल्यूशन तो यही होता है कि भाई बहुत बड़ा उस पर मूवमेंट खड़ा हो। मूवमेंट सड़कों पे आए, लद्दाख में हो सकता है कुछ नया हो, लेकिन ये चीज़ हम पंजाब में बहुत बार देख चुके हैं, चाहे से वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मसला हो या बहुत सारे नौजवानों का रहस्यमय तरीके से गायब होने का मसला हो या फिर और कई तरह के मसले हों, और उसमें लीवरेज लेके लोगों ने, वहाँ पे नशे का मसला था तो लीवरेज लोगों ने लेकर वहाँ पे सरकारें भी फॉर्म की, पर उसके बाद उन चीज़ों पे वो बहुत कुछ करना नहीं चाहा या कर नहीं पाए। तो अब इस सिचुएशन में जो लास्ट ऑप्शन पब्लिक के पास है मास मूवमेंट का, क्योंकि आपने अपने लास्ट पॉडकास्ट में ये भी कहा था कि कुछ भी पब्लिकली करने से पहले अगर लोगों से कनेक्ट हुआ जाए, उनके कुछ इश्यूज़ पे काम किया जाए और लोग आपसे कनेक्टेड हो तो मास मूवमेंट बनता है, और फिर जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है उस मास मूवमेंट से वो लोगों के लिए ज़्यादा कुछ कर पाती है। तो वो सब कुछ पंजाब में हमने कई बार होता हुआ देखा है, लेकिन एंड रिज़ल्ट तो वही है कि कुछ भी आप कर नहीं पाते हैं और लोग जो हैं वो जो जिस तरह का
जो ताना बना बना हुआ है उसी में उलझ के ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो भी जाता है। जैसे देखिए, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट हुआ जी चाहे उसका आखिरी में हश्र ये हुआ हो कि वो आम आदमी पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गया और आम आदमी पार्टी बिल्कुल आम पार्टी बन गई, जी कोई ऑल्टरनेट पार्टी नहीं बन पाई, जी लेकिन उसका इनिशियल तो ये इफेक्ट हुआ कि भाई लोकपाल का कानून बना, चाहे वो उतना अच्छा नहीं बना जैसा हम लोग चाहते थे जी और बाद में सरकार ने और भी उसको खराब कर दिया, एकदम रद्दी लोगों को अपॉइंट करके जी लोकपाल, लेकिन वो बना। उसी तरह से जो फार्मर्स का मूवमेंट था, मेनली पंजाब के फार्मर्स का अगेंस्ट दी 3 फार्म लॉज, जी उसकी वजह से भी सरकार को फार्म लॉज वापस लेने पड़े। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर मूवमेंट अच्छा हो, स्ट्रांग हो, निर्धारित हो, तो फिर उसका मूवमेंट का इफेक्ट होता है। और लेकिन हाँ, अगर वायलेंस वगैरह हो जाती है तो फिर सरकार उसका फ़ायदा उठा लेती है उस वायलेंस का, जैसा अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ लेह में भी सरकार उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जी जो वायलेंस हुआ, चाहे वायलेंस एक तरह से प्रोवोक्ड वायलेंस था कि आपने गोली चला दी, उसके बाद वायलेंस हुआ, उससे पहले आपने टीयर गैस चलाई, तब फिर कुछ पत्थरबाजी हुई, फिर आपने गोली चला दी, तब जाकर ये आर्सन वगैरह हुआ। तो पर फिर भी वायलेंस अगर हो जाता है तो उसका फ़ायदा उठाती है सरकार। तो सरकार के पास ऑप्शन रहता है, वायलेंस करवाना उनके हाथ में ही है, क्योंकि जब वो प्रोवोक करेंगे तो आम लोग तो आम तरीके से बिहेव करेंगे। तो कई बार अगर बहुत स्ट्रांग लीडरशिप और बहुत स्ट्रांग मूवमेंट होता है तो कभी कभी वायलेंस नहीं भी होता है। जैसे फार्मर्स मूवमेंट जो हुआ 3 फार्म लॉज के खिलाफ, उसमें फार्मर्स की तरफ से वायलेंस नहीं हुआ, कोई बड़ा वायलेंस नहीं हुआ। जी सरकार की तरफ से तो कई बार प्रोवोकेशन हुआ, जी लाठी वाठी चलाई गई, लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, लेकिन फिर भी फार्मर्स की तरफ से ऐसा कोई बड़ा वायलेंस नहीं हुआ। जी सो ये जो एक बार सन 2016 और 17 में जब ये पहले इलेक्शन थे जो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने फाइट की, पर तब आम आदमी पार्टी और आप अलग हो चुके थे। सो आपने उस वक्त, आपका और जिक्र था जोगेंद्र यादव जी का कि आप पंजाब में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फ्लोट कर सकते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी बनाने के फेवर में हम लोग थे, हम और योगेंद्र जी दोनों जी, क्योंकि हम लोगों को ये लगता था कि ये एक अच्छी ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है जी जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करे। जी उसका मतलब ये था कि जो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से अपना काम करे, जो जवाबदेह हो, जिसमें इंटरनल लोकपाल हो, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी हो, और जो अपनी पॉलिसीज़ बनाए जी एक्सपर्ट्स की राय लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरविंद केजरीवाल ने उस पार्टी का करीब करीब कंप्लीट कंट्रोल ले लिया जी और उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो नॉर्मल पार्टी चलाना चाहता था। जी जो बात हम लोग, कम से कम मैं काफ़ी दिन तक समझ नहीं पाया था, बहुत देर में ये बात समझ में आई जब तक उसने पार्टी पूरे अपने कंट्रोल में ले ली थी। जी तो अल्टीमेटली वो ये आम पार्टी बन गई, लेकिन हम लोगों की तो मंशा ये थी कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जो और पार्टियों से अलग हो। जी ये बात है 2014, 15, 16 तक की। पर 16 में जब आप सेपरेट हो गए थे पार्टी से, तो ये न्यूज़ में था और आप और जोगेंद्र जी काफ़ी पंजाब विजिट भी करके आए थे। तो पंजाब में ऐसा न्यूज़ में था कि आप लोग वहाँ पे एक पार्टी जो है, हाँ, हम लोग ने शुरू में इसके बारे में सोचा था, लेकिन मेरी राय तो कम से कम थ्रू आउट ये थी कि जब तक हम लोग कोई बड़ा मूवमेंट ना खड़ा कर पाए तब तक हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी चाहिए।
जी लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चाहते हैं जल्दी से पार्टी बन जाए, हम चुनाव लड़ लें वगैरह। जी वो सब देखते हुए एक पार्टी बना दी गई जी स्वराज इंडिया नाम से, जी जी। लेकिन उसका कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ, कोई खास उसका फायदा नहीं हुआ। तो स्वराज इंडिया ने पंजाब में इलेक्शन लड़ा था? नहीं, आई डोंट थिंक कि पंजाब में इलेक्शन लड़ा। जी। तो स्वराज इंडिया आज भी एग्जिस्टेंस में है? एग्जिस्टेंस में है, लेकिन वो कोई इलेक्शन वगैरह नहीं लड़ती इफेक्टिव नहीं है? नहीं, इफेक्टिव नहीं है। जी। एक तो जुडिशरी के साथ आप रिक्वेस्ट करें कि ये प्रॉब्लम हुई है और कोशिश करें आपको रिलैक्सेशन मिले। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आम आदमी पार्टी थी तो उसमें एक प्रभारी जर्नलिस्ट जर्नैल सिंह को जो है लेकर आए थे। अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर जो जर्नैल सिंह हैं वो, उनको जब आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था तो आपने कुछ लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि ये लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए क्योंकि ये किसी तरह के पुलिस केस या अलग चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं इन द हिस्ट्री। तो उनमें एक नाम जर्नैल सिंह जी का भी था। सो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक जर्नलिस्ट जो लाइफ लॉन्ग ईमानदारी से काम करता है पर उसकी कम्युनिटी के साथ अन्याय होता है, और फिर जब कांग्रेस की सरकार के होते हुए उनको कोर्ट से भी रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो एक विरोध में उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट पी चिदम्बरम और उसमें उनके ऊपर केस बनाया था। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया था और उनका जो जर्नलिज्म का जो करियर था वो भी ख़त्म हो गया था। तो इन पर्टिकुलर तो ये इंडिविजुअल इनजस्टिस को फाइट कर रहा था, ना कि उसका कोई पर्सनल एजेंडा था। नहीं, देखिए, मेरी तो राय बिल्कुल शुरू से क्लियर रही है जी। अगर किसी के खिलाफ कोई झूठा केस बनाया जाता है, कोई अनफेयर केस बनाया जाता है, तो डिस्क्वालीफाई तो छोड़िए, उसको हम लोगों को प्रोपोगेट करना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। तो मेरी कभी भी ये राय नहीं रही है, ना कभी मैंने ऐसे एक्ट किया होगा कि जस्ट बिकॉज इसके खिलाफ कोई केस है तो उसको टिकट ना दिया जाए। अगर मुझे लगता था कि ये झूठा केस है तो मैं कभी टिकट देने का विरोध नहीं करता। जी। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि जर्नैल सिंह का क्या केस था और मैंने उसमें क्या बोला था। आपने कुछ लोगों के जो नाम पे ऑब्जेक्ट किया था उनमें से एक नाम उनका भी था। मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई मैंने जर्नैल सिंह के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन दिया हो। वैसे आप जर्नैल सिंह के बारे में जानते थे? आपका पर्सनल ओपिनियन कोई, अगर नहीं, आप बेस्ड ऑन द पब्लिक ओपिनियन हो तो? मुझे आज की डेट में तो कोई खास याद नहीं है जी जर्नैल सिंह के बारे में, इसलिए मैं नहीं कह सकता। ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ पीपल ऑफ पंजाब विद द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पंजाब में अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बहुत रिजेंटमेंट हुआ, विच वाज नेचुरल, क्योंकि वो एक बहुत होली प्लेस थी सिखों की, उस पर आपने आर्मी टैंक्स वगैरह लेकर अटैक कर दिया तो बहुत लोगों की फीलिंग्स इन्फ्लेम हो गई। और उसके बाद जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ तो उसके बाद जिस तरह के दंगे करवाए गए उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा जी, और इतने सारे 3-4-5 हज़ार सिखों को मार दिया गया अक्रॉस द कंट्री, तो फिर तो और भी फीलिंग्स भड़क गई जी। और उसके चलते हुए एक बड़ा खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा हुआ पंजाब में कि हमको पंजाब का एक सेपरेट कंट्री चाहिए। और वो समझ में आता है कि ऐसी सिचुएशन में इस तरह की फीलिंग्स होंगी लोगों के माइंड में। और उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरह से उस मूवमेंट को क्रश किया गया जब KPS गिल वगैरह थे जी, जिसके चलते हुए बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार भी दिया गया, बहुत सारे लोग तो हिंदुस्तान छोड़कर चले गए जी, जिसका इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जसवंत सिंह खालरा जैसे लोगों ने किया था, उनको भी मार दिया गया। तो
ऐसी सिचुएशन में ये नेचुरल होता है कि कई लोगों के माइंड में ये सेपरेटिस्ट फीलिंग आ जाए कि भाई पंजाब को एक सेपरेट खालिस्तान का की कंट्री बननी चाहिए पंजाब में। वो नेचुरल होता है। और देयरफॉर जो लोग अहिंसक तरह से खालिस्तान की मांग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कई सरकारें जो अहिंसक तरीके से भी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी, पहले कांग्रेस की सरकार अब भाजपा की सरकार वही कर रही है। तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, वो गलत चीज़ है। अगर कोई हिंसा भड़का रहा हो तब आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई अहिंसक तरीके से मांग कर रहा है कि हमें खालिस्तान चाहिए जी, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने जब लास्ट पॉडकास्ट सुना था तो आपसे पूछा गया था कि ऐसे इंडियन पॉलिटिशियन जिनको आप चाहेंगे कि कभी आप मिल सकें, तो आपने नाम लिया था प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। सो बिफोर द इंडिपेंडेंस, क्योंकि हम एक अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, उसमें जब सिखों के पास ऑप्शंस थे तो सिखों को राइट्स एंड रिस्पेक्ट कुछ प्रोमिसेस किए गए थे कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो आपको यहाँ पे ये राइट्स एंड रिस्पेक्ट, जो कि पाकिस्तान के जो लोग थे वो भी ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन सिखों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। और देयरफॉर पंजाब का बंटवारा हुआ। तो वो जो पंजाब का बंटवारा हुआ उसमें सिखों ने जब डिसाइड किया कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे बेस्ड ऑन द प्रोमिसेस मेड बाय देन लीडर्स लाइक नेहरू एंड गांधी। क्या प्रॉमिस किया गया? प्रोमिसेस थे जैसे कि सिखों को एक अलग से एक पर्टिकुलर स्टेट दिया जाएगा जहाँ पे सिखों के जो प्रैक्टिसेस हैं, तो बन गया, वो तो बन गया। नहीं, पहले वो तो सिख आइडेंटिटी पे नहीं बना, वो पंजाबी सूबे का पहले मोर्चा लगा, पहले मना किया गया, फिर पंजाबी सूबे का मोर्चा लगा। पंजाबी सूबे के बाद जब वो बना उसमें फिर उसको हिमाचल और हरियाणा जो था उनको बेस्ड ऑन लैंग्वेज कि साहब ये लोग पंजाबी पूरी तरह से नहीं बोलते, जबकि हमारा जो सिखिज्म है उसमें लैंग्वेज बियॉन्ड लैंग्वेज है। हाँ, मुझे नहीं पता कि जवाहरलाल नेहरू के समय या उस समय जब इंडिपेंडेंस हासिल करी थी जी, उस समय सिखों को क्या प्रॉमिस किया गया जी, मैं उतना उस हिस्ट्री से वाकिफ नहीं हूँ जी, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि मैं इसमें नहीं विश्वास रखता कि सिखों की एक अलग कंट्री होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसमें विश्वास रखता हूँ कि मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में ही सबका फ़ायदा है। बिल्कुल। और सिर्फ कि भाई एक सिखों की देश हो जाए, एक ईसाइयों का देश हो जाए, एक मुसलमानों का देश हो जाए, एक हिंदुओं का देश हो जाए, उसमें सबका नुकसान है। जैसा आपने खुद ने कहा कि आपका ये विश्वास है, तो सिखों का भी जो अगर आप खालसा राज लेंगे तो उसका जो बैकग्राउंड है उसमें यही है कि सभी धर्मों के लोग मिलके जस्टिस और फेयरनेस के बेस पे इकट्ठे रहते हैं। क्योंकि अगर महाराजा रणजीत सिंह का राज देखें तो सिखों की पॉपुलेशन 7% या 11% है, बाकी सारे हिंदू और मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग हैं। सो मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था कि चाहे से कांग्रेस हो, चाहे से हमारे जो भी अब आज की तारीख में पंजाब में आम आदमी पार्टी है, जिसको बहुत ही बढ़ चढ़ कर पंजाबियों ने अपना हर तरह से मेहनत दी, समा दिया, अमेरिका से NRIs आके कैंपेनिंग करके गए, आपने भी देखा। तो अब जो सिचुएशन है उसमें पीसफुल प्रोटेक्शन या पीसफुल प्रोटेस्ट या पीसफुल लोगों के लिए कितनी जगह बच गई है, ये हम आइडेंटिफाई एज ए इंडियन सोसाइटी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बहुत कम जगह रह गई है। अब तो ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट होने ही नहीं देते, हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं होने देते जी। हर जगह सेक्शन 144 लगा कर ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट को बंद करना चाहते हैं जी। पंजाब में भी ये जो मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार है वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चाहती जी। कुछ जगह हो सकता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा
उस मामले में रिलैक्स रहती हैं, लेकिन भाजपा के रूल्ड स्टेट्स तो बिल्कुल भी कहीं प्रोटेस्ट नहीं होने देना चाहते। पॉइंट तो यह है कि जब जो पावर में होता है वो फिर सभी को एक डंडे से हाँकता है। तो सिखों का जो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा राइट्स का जो बात हुई थी लीडर्स से, वो ये था जैसे आज हमारे गुरुद्वारे में कोई भी चले जाए तो उसका विदाउट नोइंग एनी रिलीजन उसके साथ कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसको लंगर और हर चीज उसी तरह से मिलेगी। तो जो क्रिएशन है ये और इसी लैंड की है, ऐसा नहीं है कि जैसे मुसलमानों को ये कह दिया जाता है कि नहीं साहब ये तो बाहर से आए हैं। तो सिखिज्म का ओरिजिन हिंदुस्तान में है और इसी लैंड से है। तो क्या इस मॉडल को स्टडी करने में या इसको इम्प्लीमेंट करने में अगर सिखों को लगता है कि एक अच्छा तरीका है हम सभी के साथ भाईचारे में मिलके रहें, पर इसकी जो कमांड है वो हमारे हाथ में हो, जैसे हम गुरुद्वारे में ये इंश्योर कर सकते हैं कि सभी को लंगर मिले, पर ये हम किसी भी XYZ पब्लिक पार्क में या किसी मस्जिद में या किसी अन्य धार्मिक स्थान पे नहीं कर सकते। किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में, इसीलिए डेमोक्रेसी को लाया गया कि अल्टीमेटली आप बातचीत करके और या तो कंसेंसस से या मेजॉरिटी ओपिनियन से आप तय करेंगे। कुछ संवैधानिक राइट्स जरूर होंगे, लेकिन संवैधानिक राइट्स ये नहीं दिए जा सकते किसी को भी कि भाई एक पर्टिकुलर कौम है जो ये तय करेगी। जैसे आप मान लीजिए कहते हैं कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तय करेगी कि यहाँ की पंजाब की सरकार कौन बनाएगा, और वो लोग फिर सबको इक्वल राइट्स देंगे। ये तो बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक होगा मेरी राय में। मैं क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता हूँ एज ए यंग स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि आप एक माहिर हैं इस सब्जेक्ट के, तो डेमोक्रेसी तो हमें सामने दिख रहा है, फेलियर आ रहा है सामने। नहीं, फेलियर आ रहा है। हाँ, तो आप क्या मानते हैं, ज्यादा लोग समझदार होते हैं या ज्यादा लोग बेवकूफ होते हैं, या जिनको ज्यादा बेवकूफ बनाया जा सकता है उनकी नहीं, आजकल तो देखिए डेमोक्रेसी को खत्म करने के इन्होंने कई हथकंडे अपना लिए हैं। आजकल तो क्या, पहले दिन से आप देख लीजिए, पहले इतना नहीं था, तो मोबोक्रेसी थी, अब ज्यादा हो गया है। अब हो सकता है कि सोनम वांगचुक जैसे पढ़े लिखे लोगों को मोबोक्रेसी तो किसी कौम में भी हो सकती है ना। आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं? आप क्या बोलेंगे कि भाई किसको आप यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दें पंजाब का? आप क्या ये बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड आदमी उसको चीफ मिनिस्टर बना दें, या ये बोलेंगे कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा? कैसे आप तय करेंगे? तो हमारे यहाँ पे जो तय होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। अरे सिलेक्शन प्रोसेस तो हम देख चुके हैं ना। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में कितना करप्शन है। वो डेमोक्रेटिक है इसलिए है, वो सिलेक्शन नहीं है, वो इलेक्शन है, क्योंकि एसजीपी तो सिलेक्शन कौन करेगा? तो आप चाहते हैं कि आप कर लें, कोई दूसरा चाहता है कि वो कर ले, कैसे तय होगा कि कौन सिलेक्शन करेगा? तो अगर आप सच में ये मेरे से पूछ रहे हैं तो इसका आपने एक बहुत अच्छा बात कही थी जो मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, कि एनी अंडरस्टैंडिंग मेकिंग ऑफ अ फैक्चुअल स्टेटमेंट लाइज इन द मेथड ऑफ इट्स वेरिफिकेशन। So the method of verification is from the era of Guru Gobind Singh or Guru Nanak Dev Maharaj till the era of Maharaja Ranjit Singh. Sikhs have ensured protection for the poor and the women. So that's what the history is about. So I agree. कि सिखों का बहुत बड़ा contribution है जी हिंदुस्तान में। Sikhism is relatively the best religion in my view also, but that does not mean भाई आप कैसे तय करेंगे कि सिखों का कौन लीडर होगा? आप ये मान रहे हैं कि भाई गुरु नानक आ जाएंगे, इतने साल हो गए, आप बताइए पंजाब में कौन गुरु नानक है जिसको आप लीडर मान सकते हैं आज? कि पंजाब का लीडर उसको बना दीजिए। आप किसी को मानेंगे, दूसरा सिख किसी और को मानेगा। ये डेफिनेटली हो सकता है अगर वो डेमोक्रेटिक है, और अगर सिलेक्शन प्रोसेस है, भाई सिलेक्शन कौन करेगा? ये तो हम पूछ रहे हैं। जैसे लोग सोसाइटी के गिरे हुए दबे हुए कुचले हुए लोगों का साथ, जसवंत सिंह खालरा को तो सब लोग नहीं मानते ना, सारे सिख थोड़ी मानते हैं। सिख तो सारे मानते हैं। नहीं, सब नहीं मानते। मैं बहुत सारे सिखों को
वो आप बोलेंगे वो सरकारी सिख हैं, हो सकता है सरकारी सिख हो। जी जी जी। सिख किसको बोलेंगे आप? अबे जो जिसने पगड़ी पहन ली, बाल बढ़ा लिए, उसको आप सिख बोल देंगे तो वो तो बहुत लोग कर सकते हैं। आप बोलेंगे नहीं हमको असली सिख चाहिए जी। असली सिख आप किसको बोलेंगे? कौन तय करेगा कौन असली है कौन नकली है? ये तो सोसाइटी में जब हमारे यहाँ पे जो तो सरबत सोसाइटी खालसा में का अगर constitution अगर है, ऐसा होता तो आज सोसाइटी में क्यों नहीं कंसेंसस बना है कि किसको सिखों का लीडर माना जाएगा? आज तो कोई कंसेंसस नहीं है, मुझे तो कोई नहीं दिखता हाँ। कि जिसको ये मान लिया जाए। बट फार्मर्स लीडर्स में भी आपस में झगड़े होते हैं। 32 थे। सो मैं बात कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो देयर इज इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सरबत खालसा। आई डोंट नो 2015 में एक बार हुआ था, आप शायद उसके बारे में आपको जानकारी हुई हो, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेदबी हुई थी। तो वहाँ पे ये था कि यूनानिमसली विदाउट एनी इलेक्शन सर्वसम्मति से जिस एक को चुना जाएगा। नहीं, बस सरबत खालसा में कितने लोग थे? 6 लाख लोग। 6 लाख लोग। तो वो 6 लाख क्यों, बाकी क्यों नहीं? मतलब इनविटेशन सबके लिए था पर 6 लाख आए थे। हाँ ठीक है, तो ठीक है, वो एक ग्रुप था जिन्होंने कुछ तय किया, बट दैट डज नॉट मीन कि सारे सिखों को वो बात मंजूर होगी। तो चलिए हम इस पे आते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसमें आपने माना कि अब तो शायद कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। सो एक तरफ जुडिशरी के कुछ जजेस को हाईजैक कर लिया गया या फिर इलेक्शन कमीशन के कुछ ऑफिशियल्स को, तो फिर इफेक्टिव डेमोक्रेसी तो ना रही। हाँ, नहीं रही। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन यही है कि हम इन खामियों को हटाएं। हम लोग पहली बात तो डेमोक्रेसी को ज़्यादा पार्टिसिपेटरी बनाएं। सिर्फ ये इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ना बनाएं कि हमने इलेक्ट कर लिया और बाद में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही सब कुछ तय कर रहे हैं। जनरल लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए मेजर डिसीजन मेकिंग में। उसके बाद फिर हम जो ये खामियां हैं कि अब पैसे का बोलबाला हो गया है, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग इफ़ेक्टिवली पैसे का यूज़ कर्व करें बाय सेवरल मेथड्स। कई तरीके हैं जी। हम लोग पार्टी के ऊपर एक्सपेंडिचर का लिमिट लगाएं। लिमिट्स को इफ़ेक्टिवली एनफोर्स करने के लिए हम लोग कम से कम ये रूल कर दें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट कैश में पैसा नहीं खर्च करेगा। हम लोग फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएं, जैसा कि दूसरे देशों में होता है जी, कि जहां फर्स्ट पास द पोस्ट ना हो। बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन का चयन सिर्फ सरकार ना करे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोगों को करना होगा। करना आसान नहीं है आज के हालात में, जहाँ पर जुडिशरी भी काफ़ी हद तक सरकार से इन्फ्लुएंस रहती हो। ये सब रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा पब्लिक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, तब शायद जाकर कुछ हो पाए। तो हमारे आस पड़ोस में बहुत बड़े पब्लिक मूवमेंट हुए 3 कंट्रीज में, जिसमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है और रिसेंटली नेपाल है। तो वो यंग लोगों ने किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से ट्रिगर होकर इतना बड़ा मूवमेंट हुआ कि वहाँ के जो हुक्मरान थे उनको वहाँ से या तो भागना पड़ा या इस्तीफा देना पड़ा। तो आज उनके हाथ, उस जनरेशन के हाथ ऐसा क्या आ जाएगा ये करने से उसी सेटअप में, क्योंकि करप्शन से लेकर लूप होल्स जो हैं वो तो उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से पहली सरकार। कोई मैजिक वॉन्ड नहीं होती जी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, लोगों को लगातार लगे रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा कुछ अचीव होता है, थोड़ा पीछे जाता है, कुछ और अचीव होता है, कुछ और पीछे जाता है जी। अभी तो अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में हमको देखने में ये लग रहा है कि हम लोग पीछे ही पीछे चलते चले जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जगह अगर हम इंडिया को बाहर निकलते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी
यूनाइटेड स्टेट्स को देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत बुरा हाल है। फ्रांस चले जाइए, वहाँ पे पिछले 2 सालों में 5 प्रेसिडेंट बदल गए। तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी का ही हर जगह ही बुरा हाल। हाँ, ज्यादातर बुरा हाल है। कुछ ही जगह थोड़ा ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहाँ पर फिर भी थोड़ा ठीक तो वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है। हाँ, कम है पॉपुलेशन। तो जहाँ पे पॉपुलेशन है या जहाँ पे रिसोर्सेज को बांटने पे प्रेशर आ रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी समहाउ फेल हो रही है। हाँ, फेल हो रही है, डेमोक्रेसी फेल हो रही है, और ज़्यादातर देशों में फेल हो रही है। ये दिख रहा है कि इट इज़ थ्रोइंग अप। और ये बात हमने उस दूसरे वाले इंटरव्यू में जिसका आपने जिक्र किया मोनिका के साथ, उसमें भी मैंने बोला था कि असल में अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि ह्यूमंस में एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के कारण से जो इमोशंस डेवलप हुए हैं, जिसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होना था, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ दोज इमोशंस आर नेगेटिव इमोशंस। और जिन लोगों के नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा ऊपर होते हैं वही लोग पावर में आते हैं, इवन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़। विद द रिजल्ट कि जो लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में भी ज़्यादातर लोग जो पावर में होते हैं वो वही लोग होते हैं जो ज़्यादातर सेल्फ सीकिंग, पावर लविंग, डोमिनेंस वांटिंग टाइप के लोग होते हैं। और इसीलिए मैंने ये बोला था कि अब जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस आने वाली है, शायद वो बेहतर तरीके से हमारी सोसाइटी को गवर्न करे, क्योंकि उसमें ये इस तरह के ह्यूमन इमोशंस नहीं होंगे, उसमें प्योर इंटेलिजेंस होगी। और इंटेलिजेंस का एक तकाजा ये होता है कि वो ये रियलाइज करता है कि अपना गोल अचीव करने के लिए किसी दूसरे का नुकसान करने की जरूरत नहीं है। जी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम दूसरों का नुकसान करना चाहते हैं, क्योंकि हम डोमिनेंस सीकिंग हैं, क्योंकि हम पावर सीकिंग हैं। एजुकेशन हैज 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स। So promote critical thinking, number 1. Number 2, develop empathy. And empathy को फिर आपने further define किया था कि अपने का और अपने आसपास का और लोगों का और other beings का और planet का in overall सबका ख्याल रखा जाए। एक probability के बेस के ऊपर आप artificial super intelligence को ऐसा मान रहे हैं कि शायद उसके आने से भेदभाव खत्म होगा, क्योंकि वो human being के नेचर में है। ऑल ओवर वर्ल्ड जब ये स्टडी किया गया कि कौन से राज सबसे अच्छे रहे लोगों के लिए, तो उसमें जो महाराजा रणजीत सिंह का राज है उसको ब्रिटेन ने अपनी स्टडी में माना है कि दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर द पीपल ऑफ पंजाब अंडर द रूल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, खालसा राज। एक स्टोरी है कि कोई बच्चे बेरी से पत्थर मार के बेर तोड़ रहे थे और वो पत्थर महाराजा को लगा। तो जब महाराज के सैनिक उनको लेकर आए तो महाराज ने कहा भी ये बेरी को पत्थर क्यों मारे, तो वो बोले कि इनको बेर मिलते हैं। तो उन्होंने कहा आज उनका पत्थर महाराज को लगा, तो उन सबको इनाम में जवाहरात और गिफ्ट दिए गए। तो इस तरह का महाराज था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जब आएगी तब आएगी, पर अगर आपके ज़रिए, क्योंकि आपकी आवाज़ दुनिया सुनती है और आपने अभी कहा कि आपको इस बारे में बहुत कम पता है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको भी स्टडी कर लें कि ह्यूमन बींग्स ने, अच्छे ह्यूमन बींग्स ने मिलकर सोसाइटी में ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं जो कि सोसाइटी को एक डायरेक्शन देते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ पे इंडिया के अलावा बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत अनरेस्ट है, तो वहाँ पे कोई पीस, प्रोस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, ग्रोथ म्यूचुअली आपस में मिलके हम लोग एक दूसरे के लिए भी अर्न कर सकते हैं और लोगों के लिए भी अर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं तो कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि कुछ इन्फ्लुएंस कर पाऊँ खास, लेकिन मेरा ये मानना है कि अल्टीमेटली हमको अपनी डेमोक्रेसी को ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है ना। जी, जो लोग ये सोचते हैं कि एक तरह से अच्छा है कोई अच्छा डिक्टेटर आ जाए, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक, हमारी राय में, मेरी राय में एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर ही होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट वो एकदम फ़र्क तरह का डिक्टेटर होगा। लेकिन अगर हम इंसानों के सोसाइटी में ये ढूंढने लगें
कि भाई इस फला आदमी को डिक्टेटर बना दो, ये बहुत अच्छा। पहली बात तो हम डिक्टेटर बनाएंगे कैसे, जी। कौन उसको मानेगा? तो अल्टीमेटली ह्यूमन सोसाइटीज में पावर का जो डायनामिक्स होता है, वो जो होता है वो होता है। और वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि जिन लोगों, जो सबसे ज़्यादा रूथलेस, जो सबसे ज़्यादा कनिंग, या मोदी या ट्रम्प की तरह जो लोग हैं, वही लोग अनफॉर्चुनेटली पावर में आते हैं, या फिर डिक्टेटर्स भी जो बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे चीन में डिक्टेटरशिप ज़रूर है, लेकिन उनका जो डिक्टेटर है, ये जिनपिंग या जो भी, उसने कम से कम, ये ज़रूर है कि वहाँ के डेमोक्रेटिक राइट्स को सप्रेस करके रखा हुआ है, लेकिन चीन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छी तरीके से किया है। आप सब चीज़ों से आप अग्री ना करें, लेकिन ओवरऑल जो चीन का डेवलपमेंट है, इसीलिए चीन जो है आज दुनिया का लीडिंग सुपर पावर हो गया है, अमेरिका से भी ज़्यादा पावरफुल। और ये उसका एक बड़ा कारण ये है कि उसका जो डिक्टेटर है, वो उसने पूरा देखकर समझकर जो डायरेक्शन दिया है चीन के डेवलपमेंट का, उससे चीन को बहुत फायदा हुआ। लास्ट 1 मिनट का क्वेश्चन, द लॉ एंड ऑर्डर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री अंडर द रिजाइम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज अ पर्सन फ्रॉम माइनॉरिटी। देखिए, मनमोहन सिंह बड़े शरीफ आदमी थे, ईमानदार और शरीफ आदमी थे, जिसको कहते हैं गौ समान आदमी थे। लेकिन इफेक्टिवली जो अच्छी चीज़ें हुई उनके टेन्योर में, वो एनएसी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी सोनिया गांधी की, उसके द्वारा हुई। जी। फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया, नरेगा लाया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया, नया लैंड एक्विजिशन एक्ट लाया गया, बहुत सारे बढ़िया राइट टू इंफॉर्मेशन तो बहुत बड़ी ताकत। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लाया गया, इतने सारे बढ़िया कानून नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू आए। मनमोहन सिंह जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज चला रहे थे, उन पॉलिसीज में तो एक्चुअली बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का ही ज़्यादा फायदा हो रहा था। वो ठीक है कि वो खुद ईमानदार आदमी थे, विच आई कैन नॉट से अबाउट मोदी और अमित शाह वगैरह, ओके, बट ही वॉज हिमसेल्फ एन ऑनेस्ट मैन। बट उनके समय में बेइंतहा करप्शन हुआ कांग्रेस पार्टी का। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये सारा 2G, कोलगेट, ये सारा तो उन्हीं के समय हुआ जी। बहुत ज़बरदस्त करप्शन था जी। और क्योंकि वो इफेक्टिवली नहीं कंट्रोल कर सकते थे, जो बाकी मंत्री वगैरह थे, अलग अलग पार्टीज के थे, जो बाकी बाद में मोदी जी ने आके कंट्रोल कर दिया। मोदी जी ने कंट्रोल किया मोदी जी ने तो वॉशिंग मशीन चला दी जी, कि जो करप्ट लोग हैं अगर किसी दूसरी पार्टी के हैं तो उनको खरीद लो, और उनको खरीदने के बाद उनको वॉशिंग मशीन में उनको सफ़ेद दिखा दो। ये इनकी टेक्निक रही है कि भाई दूसरे गवर्नमेंट्स को, उनके करप्ट लोगों को खरीद कर, उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लो और फिर उनको वाइट वॉश कर लो। जी। सो वी विल एज पर द गिवन टाइम होल हार्टली थैंक यू कि आपने समा दिया। चलते चलते अगर आप कोई 3 नुक्ते हमारे नौजवानों को दे सके, जिससे कि वो डेमोक्रेसी में अपने आप को बेटर पार्टिसिपेट कर सकें, और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने आप को, अपने आसपास को प्रोटेक्ट कर सकें, कोई 3 नुक्ते। पहला तो ये है कि हर एक जने को अपने आँख और कान खोल कर रखने चाहिए कि समाज में, देश में क्या हो रहा है, जी, दुनिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या फेयर हो रहा है, क्या अनफेयर हो रहा है। जी। जो अनफेयर हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, जो फेयर हो रहा हो उसका समर्थन करो। इतना तो सब लोग कर ही सकते हैं। जी जी जी। और हो सके तो फिर दूसरे लोगों के साथ ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, चाहे वो जुडिशरी में, चाहे वो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में, उसके लिए
मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करें। और ये इंश्योर करें कि वो मूवमेंट गलती से भी हिंसक ना हो जाए, नहीं तो वो सारी जो किया कराया है वो ऑन गन पॉइंट खत्म हो जाएगा। जी सो थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और दिल खोल के सभी के बारे में नाम लेके इतना कुछ बताया जो आमतौर पे लोग परहेज करते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।